हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से हम आप सबके सामने हाजिर हुए हैं कुछ और एमसीक्यूज़ के साथ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड था। हम लोगों ने काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ अब तक किए हैं और कुछ और एमसीक्यूज़ हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। फिर से वही क्वेश्चन है, आपकी बार फिर से लिखने का इसने तरीका क्या कर दिया है, बदल दिया है। पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द हियरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ध्यान रखना, प्लांट्स की बात कर रहा है तो सिर्फ एक ही जगह चेंज आने वाला है, डिवीज़न। सभी में डिवीज़न दे रखा है, चलो तो उससे तो हम देख नहीं सकते, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, स्पीशीज से जीनस, जीनस से क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से डिवीज़न, डिवीज़न से किंगडम। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर स्पीशीज से जीनस जब आप गए, जीनस से आप क्लास पे चले गए, क्लास के बाद आप ऑर्डर पे जा रहे हो, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो, लोअर से हायर कैटेगरी पे जा रहे हो, फिर अचानक से बीच वाली हायर कैटेगरी पकड़ ली, फिर लोअर पे आ गए, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ देखो, स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से डिवीज़न, डिवीज़न से किंगडम, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर बिल्कुल टेक्सोनोमिक कैटेगरी के हिसाब से ही चले हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 118 का जो आंसर हमारे पास आने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 जो है, इसमें देखिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन गिवन ऑप्शंस में तो कौन सा करेक्ट है। मैं एक बार पेन दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। देखिए, मैन, मैन के बारे में आप जानते हो, इसकी फैमिली कौन सी होने वाली है, होमिनिडे। शायद ज़्यादा ही मोटा ले लिया है हमने इसको। चलिए, धतूरा। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि आपको धतूरा की फैमिली नहीं पता है, कोई बात नहीं, पर आप लोग जानते हैं कि मैंगो की फैमिली कौन सी है, एनाकार्डेशिया। आप लोग ये भी जानते हैं कि वीट की फैमिली कौन सी है। वीट की जो फैमिली है हमारे पास, वो कौन सी फैमिली है, पोएशिया। ठीक है, ये यहाँ पे टेक्सोनोमिक कैटेगरी वीट के लिए जो यूज़ करेंगे वो कौन सी हो सकती है, वो हम लोगों को देखना है, कौन सी, पोएशिया। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि मैन, मैन जो है वो किस में आ रहा है, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, यानी कि या तो ये आंसर करेक्ट होगा या फिर ये आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ो, बी को अभी हमने 1 मिनट के लिए छोड़ दिया, मान लेते हैं कि आपको धतूरा की फैमिली नहीं पता या आप धतूरा की फैमिली भूल गए। सी, मैंगो जो है, मैंगो का एनाकार्डेशिया, तो अब आपको पता लग चुका है कि आंसर कौन सा होने वाला है, आंसर ए की होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। फिर भी देख लेते हैं, डी का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब बी के लिए एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन बचा, बी का ऑप्शन बचा थर्ड, दैट इज़ धतूरा के लिए क्या है, सोलेनेशिया फैमिली। तो इतना अगर आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आपको चीज़ें याद हैं तो थोड़ा बहुत जो है ऑप्शंस के देख के किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या पूछा गया है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है भाई, रेड डाटा बुक पब्लिश करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है, IUCN। क्या नाम है, IUCN। अब ये जो IUCN है, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रेड डाटा बुक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अपने माइंड के अंदर रखना है, रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए, होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। होपफुली आज हम इस चैप्टर के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको ख़त्म कर लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम मार्क करके लाए हैं वो सारे हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन क्या है। आप लोगों को याद है, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि प्रैक्टिकली इसका एक फ़ायदा है टेक्सोनॉमी का, क्या कि हमें चीज़ों को देखना, ढूंढना बहुत आसान हो जाता है ना। आपको मैंने बताया था कि अगर मान लो
कि दुकानदार जो है वो अपनी दुकान के अंदर सारे साबुन फैला कर रखें, ठीक है, सारे सरफ वगैरह फैला कर रखें, सब कुछ एकदम दुकान में उथल पुथल मचा हुआ हो, या फिर अगर मान लो कि कपड़े के स्टोर में आप गए, सब कुछ ऐसे एक के ऊपर एक ढेर लगा हुआ है, तो आपके लिए पहचानना ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीशीज़, तो ये हमें आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है दूसरी स्पीशीज़ की, अननोन स्पीशीज़ की, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन तो करेक्ट है। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देखिए ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये बात नहीं करता। टू नो द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी हम इससे नहीं पता लगा सकते, उसके लिए हमने अलग ब्रांच पढ़ी थी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, केवल मेडिसिनल प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, मोर करेक्ट आंसर यही है, फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीशीज। तो 124 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, आंसर नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 126 को देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम इज करेक्ट। देखो AIPMT स्क्रीनिंग 2011 में भी आया हुआ है, इसीलिए मैंने आप लोगों को जो फुल फॉर्म थी वो अलग से बताई। IUCN क्या है, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। IPCC इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज ये नहीं है। UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल पॉलिसी ये भी आंसर नहीं है। EPA इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। देखो IPCC की जो फुल फॉर्म है क्या है, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। UNEP ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, UNEP की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। EPA जो है इसका क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो ये आपको कुछ फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए, मेजरली ध्यान रखना, एक तो IUCN की फुल फॉर्म और दूसरा UNEP की फुल फॉर्म, ये आप अपने दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए होपफुली आपको ये आंसर समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136, विच टैक्सोनॉमिक हिरार्की कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। ध्यान रखना क्लास सेम है बट सेम फैमिली नहीं है। अब देखो क्लास अगर सेम है, फैमिली सेम नहीं है, यानी कि ऊपर की बात कर रहे हैं हम, इससे सेम क्लास में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगली कैटेगरी आने वाली है वो कौन सी होगी, वो होगी ऑर्डर, है ना। ऑर्डर के अंदर ही आपको क्या मिलेंगे, सेम क्लास के, ठीक है। ऑर्डर के अंदर ही आपको अलग अलग क्लासेस मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी। सॉरी एक मिनट रुकना। विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम क्लास। एक मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे हुआ क्या, देखिए सेम क्लास में है बट सेम फैमिली के अंदर यहाँ पर ये नहीं है। देखो क्लास अगर इनकी सेम है लेकिन अगर यहाँ पर इनकी फैमिली सेम नहीं है, तो आपको याद होगा क्लास से नीचे कौन आता है, ऑर्डर, और ऑर्डर से नीचे कौन आता है, फैमिली। तो खुद सोचो अगर इनकी फैमिली सेम नहीं है लेकिन ये सेम क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो अगली अगली कैटेगरी इनकी सेम होने वाली है, कौन सा होने वाला है, ऑर्डर, ठीक है। विच टैक्सोनॉमिक हिरार्की कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम क्लास बट नॉट ऑफ द सेम फैमिली। तो अब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, देखिए ये क्वेश्चन है टैक्सोनॉमिकल एड का। टैक्सोनॉमिकल एड का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड की। पहला क्या दे रखा है, की आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, याद बिल्कुल सही है, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी पे बेस्ड है। कुछ चीज़ें किसी में सिमिलर हैं डिसिमिलर है, उसके बेसिस पे ही हम क्या बनाते हैं, इसके अंदर स्टेटमेंट्स देते हैं, लीड देते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, की जो है वो एनालिटिकल होती है नेचर में, एनालाइज करती है चीज़ों को, है ना, उसके बाद ही हम अपने ट्रू आंसर की तरफ पहुंचते हैं, ये भी ठीक है। कीज़ आर बेस्ड ऑन, कीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप लोगों को अभी तो कौन कौन से आंसर देखिए करेक्ट मिले, ए सही है बात है, बी भी सही है। थर्ड देखिए, कीज़ आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स इन पेयर, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं और ये एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है।
एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। सेम की डी जो ऑप्शन है क्या है, सेम की कैन बी यूज फॉर ऑल टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। नहीं, की जो है स्पेसिफिक होती है ना, 2 की के एग्जाम्पल हमने लिए भी थे क्लास के अंदर, तो ये आप नहीं बोल सकते कि सभी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के लिए सेम है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ई जो है, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड, ये हमने स्टेटमेंट सीधे सीधे पढ़ी थी कि जो हर एक स्टेटमेंट है की के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो आप लोग देखिए कौन कौन से सही हैं। ए सही है, बी सही है, सी सही है और ई सही है। पहले में कह रहा है ए बी सी सही है, ई नहीं दिया इसने, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे में देखिए बी सी डी, ये भी गलत हो गया। तीसरे में देखिए ए बी सी ई ओनली, ये बात तो ठीक है क्योंकि डी नहीं है, बाकी सारे दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 139 को हम देखें तो यहाँ पर है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स जो हैं जनरली सेटअप, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स को कहाँ सेटअप किया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेटअप किया जाता है। ओके, सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, किसमें किया जाता है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर। चलिए आगे देखेंगे हम। म्यूजियम्स हैव म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ओके, थर्ड देखिए स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। ओके, फोर्थ देखिए इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इंसेक्ट्स बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पेनिंग। पेनिंग नहीं, यहाँ पे पिनिंग एक्चुअली, ठीक है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, ठीक है। स्केलेटन्स ऑफ मैमल्स आर नॉट अलाउड टू बी केप्ट इन म्यूजियम। स्केलेटन्स जो हैं किसके, स्केलेटन्स ऑफ मैमल्स आर नॉट अलाउड टू बी केप्ट इन म्यूजियम। मैमल्स के स्केलेटन को नहीं रखने देते म्यूजियम के अंदर, ये बात गलत है। मैमल्स के स्केलेटन भी किसके अंदर देखने को मिलते हैं, म्यूजियम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, चौथी सही है, पांचवी सही है, छठी गलत है। और हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। देखिए सेकंड एंड थर्ड ओनली, ये तो गलत है। फर्स्ट एंड सिक्स ओनली, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। हमसे कौन सी पूछी गई है, गलत पूछी गई है। फिफ्थ ओनली, ये भी गलत हो जाएगा। सिक्स ओनली, हाँ सिक्स स्टेटमेंट है जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम के अंदर भी देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हर्बेरियम्स जो हैं, हर्बेरियम के बारे में अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। हर्बेरियम्स जो हैं ये क्या होते हैं, हर्बेरियम्स के बारे में बोलता है कि हर्बेरियम्स आर प्लांट रिपोजिटरीज विच आर यूज एज रेफरेंस स्पेसिमेंस। हाँ, हर्बेरियम में प्लांट को रखा जाता है, ठीक है, प्लांट्स का स्टोर हाउस है ये, ड्राइड प्लांट्स को रखा जाता है। रिसेंटली दीज आर डिजिटलाइज फॉर ग्लोबल यूज़। हाँ, अभी थोड़े समय पहले ही इनका क्या किया गया है, डिजिटलाइजेशन भी किया गया है, ठीक है, ताकि पूरी दुनिया इसको क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो ये वाली बात ठीक है, ठीक है। हालांकि आपसे नीट में बहुत ही कम चांस है कि डिजिटलाइजेशन वाला कंसेप्ट डालकर भी उस क्वेश्चन को पूछेगा, बट स्टिल हम लोग इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं। रीज़न देखिए, रीज़न क्या दे रखा है, हर्बेरियम हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड गिव्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द टेक्सोनॉमी। ध्यान से देखना, यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में कुछ हद तक हेल्पफुल तो होगा, पर ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता टेक्सोनॉमी के बारे में, क्योंकि इसकी खुद की एक लिमिटेशन है। क्या कि यहाँ पर आप ड्राइड प्लांट्स को रख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप एकदम नेचुरल लिविंग प्लांट को नहीं रख रहे हो, तो आप पूरा कंप्लीटली आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, सब कुछ एकदम सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ये आपके लिए हेल्पफुल तो है, लेकिन पूरी तरीके से आप इससे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन टेक्सोनॉमी का नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो असर्शन तो आपका ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रीज़न है वो फॉल्स हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, असर्शन जो ट्रू है लेकिन रीज़न जो है यहाँ पर फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखते हैं।
मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए इट इज़ अ प्लेस हैविंग, कॉलम 2 में देखिए, इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक कर रहा है? ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है हर्बेरियम। पहले से ही हमारा आंसर निकल गया, तो और तो हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं हो सकती है ना। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर हमने थोड़ा सा देखिए जल्दबाजी करने का ये नुकसान हो सकता है पता। चलो ध्यान से देखते हैं, हार्बेरियम की हम बात कर रहे हैं। कॉलम 2 में देखते चले पहले। इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को रखा जा रहा है प्रिजर्व करके। कहाँ पर रखते हैं? की में थोड़ी रखते हैं, हार्बेरियम में। हार्बेरियम में तो प्लांट्स को रखते हैं, म्यूजियम में प्लांट्स और एनिमल दोनों को रखते हैं। कैटलॉग तो हम लोगों को क्या है, एक बुकलेट टाइप में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला है? सी का फर्स्ट होने वाला है। देखिए सी का फर्स्ट दो ही ऑप्शंस में है, तो आप ए को काट सकते हैं और डी को काट सकते हैं। ठीक है, केवल दो ही ऑप्शन है जिसमें सी का फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का थर्ड तो बता ही दिया, इसी के अंदर पता लग गया हमें। ठीक है, तो ए का तो थर्ड हो ही जाएगा। क्या? इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस प्लांट स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन शीट्स आर केप्ट। अब आपको केवल बी का देखना है, बी का कौन सा होगा, सेकंड होगा या फोर्थ होगा? चलिए देखते हैं बी के बारे में। की के बारे में क्या बोलता है? अ लिस्ट दैट इन्यूमरेट्स मेथोडिकली ऑल द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ये लिस्ट तो नहीं है जो कि डिटेल्स के बारे में बता रही है हमें। की को देखिए, अ बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ करेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्स्ट। बिल्कुल, की से हम यही तो करते थे। क्या करते थे? की से हम लोग आइडेंटिफिकेशन में हेल्प लेते थे, और किससे? अल्टरनेट करेक्टर्स हम लोगों को, अल्टरनेट स्टेटमेंट्स हम लोगों को जो स्टेटमेंट्स हैं गिवन होती थी, और उसमें हम कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स की मदद से देखते थे कि हमें कोई लीड मिली है या फिर नहीं मिली है। तो बी का तो आंसर फोर्थ होगा, तो डी का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, डी का आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है किसके अंदर? कैटलॉग के अंदर। तो चलिए मैच करते हैं अब हमारे आंसर को। बी का ऑप्शन नंबर 4 होगा और डी का ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा? सी। तो 144 का जो आंसर हमारा करेक्ट है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। 147, क्वेश्चन नंबर 147। देखिए मैं क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी आप लोगों को इसीलिए करा देता हूँ क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इनमें कोई और भी डाउट है तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों के दिमाग में फिर भी कोई डाउट रह रहा है कि सर बिल्कुल भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो थ्योरी को बार बार रिवाइज़ करिए, और फिर अगर क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आए तो पॉज करके दोबारा देखिए। अगर तब भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरा नंबर है 8467912306। इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको और भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो मैं एक दो चीज़ें इन चीज़ों के बारे में जानता हूँ, वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। साइंटिफिक नेम्स जो हैं प्लांट्स के, वो किस पे बेस्ड हैं? ये बहुत बार हमने किया हुआ है क्वेश्चन। किस पे बेस्ड है? ICBN। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा किसका? 147 का। 148, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको माना जाता है? बी, कार्लस लिनस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन एक कैसा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है? कार्लस लिनस। क्वेश्चन नंबर 149, हर्बेरियम शीट्स जो हैं ये अरेंज की जाती है अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फाइलम, कलेक्टर्स। टाइम एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, देखिए वैसे टाइम नहीं लिखा होता है इसके अंदर। टाइम एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फाइलम हम नहीं लिखते। अगेन डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, क्लास नहीं लिखते, फैमिली लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। कलेक्टर्स नेम, हाँ ये तो लिखते हैं।
ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये चीज़ याद होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये चीज़ें कोई नई नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, एग्जैक्टली लिखी हुई हैं ये चीज़ें हमने। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है, इंग्लिश लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, ऑर्डर नहीं, फैमिली की बात करते हैं। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, हर्बेरियम शीट्स जो हैं ये अरेंज की जाती है किसके अकॉर्डिंग, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इनमें किस किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखी जाती है भाई, एक तो हम इन्फॉर्मेशन रखते हैं किसके बारे में, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कि किस डेट को कलेक्ट किया हमने सैंपल को, ठीक है, और कहाँ पर कलेक्ट किया, उसका इंग्लिश नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, और उसका बॉटनी में नाम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, और कलेक्टर का नाम क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। देखो, लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट के अंदर डेट ऑफ कलेक्शन तो होता है, नेम ऑफ कलेक्टर भी होता है, लोकल नेम भी होता है, पर हाइट ऑफ प्लांट होती है क्या, नहीं, हाइट ऑफ प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं लिखी जाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। की इज अ टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। स्पेसिमेंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए की क्या है, एक टेक्सोनॉमिक एड है। ओके, हार्बेरियम जो है वो हाउस करता है ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके फर्दर ऑप्शंस को हम देखते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। बोटेनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट होते हैं रेफरेंस के लिए, ये भी ठीक है। अब म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटोग्राफ थोड़ी होती है भाई, बाकायदा स्पेसिमेंस होते हैं उनके। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमसे पूछा गया था गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 157 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 157 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बोला गया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज दैट। बोटेनिकल गार्डन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट देयर। कोई पर्सन वहाँ पे ट्रॉपिकल प्लांट देख सकता है, चलो देख लेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे अलाउ एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। एक्स सीटू कंजर्वेशन समझ रहे हो कि यहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट से बाहर इनके जर्म प्लाज्म को रख पा रहे हैं, यानी कि हम इनको फर्दर आगे ग्रो करा पाएंगे। ठीक है, ऐसे प्लांट्स भी हो सकते हैं जो कि कम रह गए हो, एक्सटिंक्ट होने वाले, उनको भी हम क्या करवा पाएंगे, आगे भविष्य में ग्रो करवा पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है। दे प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। नेचुरल हैबिटेट नहीं है, ठीक है। दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन बिल्कुल ठीक है, ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन है, लेकिन ये इसका उद्देश्य मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अलाउ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लांट। ठीक है, ताकि हम क्या कर पाए, बाहर यानी कि इनके जो मेन इन्वायरमेंट है उससे बाहर भी इनको क्या कर सकें, अच्छे से प्रिजर्व करके रख पाए इनके जर्म प्लाज्म को। क्वेश्चन नंबर 174, अगेन ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप टिक करिए, अगर आपको नहीं आता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसे देखिए। ऑप्शन अगर आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन मिलता है तो आप इसे देखकर टिक कर दीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए, द बिगेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। बिगेस्ट हर्बेरियम जो इंडिया का है वो कहाँ पर है, कैलकाता में है। ठीक है, जो बिगेस्ट हर्बेरियम है इंडिया का वो कहाँ पर है, कैलकाता में है, और इसे हम क्या बोलते हैं, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। देखिए, ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आ चुका है,
कि आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और याद रखना क्या है, मुझे तो लगता है कि आप लोगों को 100% ये क्वेश्चन याद होगा। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लिनस ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 175 का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पे। देखिए, एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जेड। आपको याद है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जेड किसने प्रपोज किया था भाई? कैर्लस लिनस ने। तो दो ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो ए सही होगा या फिर सी सही होगा। अब देखो आगे आगे हमसे क्या बोलता है कि एक्स जो है क्या होगा? जेनरिक नेम है ना, पहले जेनरिक नेम लिखते हैं और वाई क्या लिखते हैं? फिर स्पेसिफिक एपिथेट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? एक्स जो है वो जेनरिक नेम है और वाई क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 181 क्वेश्चन नंबर देखिए। नाजा नाजा इज़ अ टोटोनिम। नाजा नाजा क्या है? एक टोटोनिम है। अब देखो टोटोनिम क्या होता है। अगर कभी भी आप लोगों को ऐसा देखने को मिले कि जीनस और स्पीशीज दोनों का ही नाम सेम है, तो उसी उसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर हम टोटोनिम। ठीक है, घबराइएगा मत। आपसे एग्ज़ाम में ये चीज़ बहुत रेयर है क्वेश्चन पूछा जाना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2018 के बाद से जो पैटर्न हो चुका है एग्ज़ाम का, उसके अंदर एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। रीज़न देखिए, एनिमल्स इन विच जेनरिक नेम एंड स्पीशीज नेम आर सेम। इस एनिमल्स जिनके अंदर जेनरिक नेम और स्पीशीज नेम क्या होते हैं? सेम होते हैं, उन्हें हम टोटोनिम बोलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको ये बताया टोटोनिम का मतलब। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और रीज़न जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसे? असर्शन को। चल क्वेश्चन नंबर 183 हम देखते हैं। थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज। क्या आपको याद है थर्ड नेम जो है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर? अब देखिए, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो जो थर्ड जो नेम होता है वो किसके लिए लिखा जाता है? सब स्पीशीज़ के लिए। तो पहला पार्ट तो इसमें भी क्या होगा? जीनस होगा। सेकंड पार्ट स्पीशीज़ होगा। लेकिन थर्ड पार्ट एक और आ जाता है यहाँ पर, क्या? सब स्पीशीज़। जैसे हमारी एक सब स्पीशीज़ का नाम इन्होंने देखा है, होमो सेपियंस सेपियंस, यानी कि इंसानों की बात कर रहे हैं। क्या? समझदार समझदार, बहुत ज़्यादा समझदार इंसानों की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 186। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्लस लिनस। भाई आपको याद होगा कि हम क्या करते थे? एब्रीविएटेड फॉर्म में ऑथर का नाम लिखते थे। तो मैं तो केवल ऑथर के नाम से ही आपको देख के बता दूंगा। यहाँ पर लिन, एक ही में इस तरीके से लिन दे रखा है, इसमें कार्लिन दे रखा है, कार्लिन नहीं लिखते हम। ठीक है, इसमें बाकियों में नहीं लिखा हुआ, पर इनको हम एक बार देख सकते हैं। मैंगी फेरा इंडिका फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्लस लिनस। कार्लस लिनस ने डिस्क्राइब किया था ना, तो हमें ये भी चीज़ बतानी है साथ में। मैंगी फेरा इंडिका ये तो ठीक है, जीनस में भाई कैपिटल एम, हाँ सेपरेटली भी लिख रहे हो अंडरलाइन करके। इंडिका स्मॉल में आई लिखा है, ये भी ठीक है। बी अगर आप देखेंगे तो मैंगी फेरा इंडिका। सी अगर आप देखेंगे तो मैंगी फेरा इंडिका। देखो बी और सी ऑप्शन जो है ये एग्जैक्टली सेम हो गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्राइब करना था साथ साथ क्या? ऑथर का नाम, और ऑथर का नाम लिखने का जो सही तरीका है वो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन। आईसीबीएन के रूल्स के कौन सा खिलाफ है? जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स जो हैं शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। नहीं, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आ रहे हैं ना, जेनरिक नेम जो है वो किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से, जबकि स्पेसिफिक नेम जो है वो किससे स्टार्ट होता है? स्मॉल लेटर से। तो आपको पता है कि कौन सा आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन कौन है? ऑप्शन नंबर ए। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स को अंडरलाइन करना चाहिए। एवरी, ये तो उसके रूल्स के अंदर ही आता है। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी रूल में ही है।
साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलाइज्ड, ये भी रूल का ही हिस्सा है। तो बी, सी और डी तो सही है। ठीक है, हमसे गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 195 पे हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट जो है यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में गलत है। देखिए फर्स्ट वर्ड जो है डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, ये तो सही है। फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, ये भी ठीक है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक, ग्रीक में नहीं होते, किस में होते हैं, लैटिन में होते हैं, तो ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम वर हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, ये भी ठीक है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सिस्टम ए नेचुरे वॉज रिटन बाय, ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कैरलस लीनस। ठीक है, सिस्टम ए नेचुरे किताब किसने लिखी थी, कैरलस लीनस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 216 पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, फेलिस टिग्रिस, इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, ई कोलाई, फुल नेम एंटामीबा कोलाई अ कॉमनली अकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, मस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस लिजर्ड नहीं होती है ना, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम अ प्रोटोजोअन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी आप इस चीज़ के लिए परेशान मत होना कि सर प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, आप आगे जाके इसको पढ़ लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़नी थी, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस मिला जुला के भी कई बार क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो है ये नाम आपके सामने आगे आने वाला है। ठीक है, देखो फेलिस टिग्रिस पहला वाला नहीं था, ठीक है, और ई कोलाई एंटामीबा कोलाई ये कॉमनली अक्रिंग बैक्टीरियम किसमें, ह्यूमन इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के हिसाब से एकदम सही हमने इसको क्या किया गया है, प्रिंट भी किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ वीट डिराइव्ड बाय बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या आपको याद है वीट का नाम हमने सीधे सीधे पढ़ा था क्या, ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी मेज किसका नाम है, कॉर्न या फिर मेज का, भुट्टा भी जिसे हम बोलते हैं, और आइजा सटाइवा किसको हम बोलते हैं, राइस को, ट्रिटिकम वुल्गैरे किसको हम बोलते हैं, सिनोनिम ऑफ वीट, वीट का ही सिनोनिम है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए तो कौन सा आप लगाने वाले हो, ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 280 मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पता लगाना है। पेंथेरा टिग्रिस आप ऑलरेडी जानते हो क्या होने वाला है इसका आंसर, टाइगर। ए का तो फोर्थ ही होने वाला है, दो ही ऑप्शन है, या तो बी आंसर होगा या डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बी का फर्स्ट दोनों में ही है, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, ये आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, सी की अगर हम बात करें तो सी का फिफ्थ दोनों के अंदर ही है, मस्का डोमेस्टिका, ये भी आप जानते हो कि हॉर्स फ्लाई को हम क्या बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, अब देखो डी का आंसर थर्ड होगा या फिर सेकंड होगा। ई का आंसर देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये भी आप आगे पढ़ोगे। ई जो है राना टिग्रीना, राना टिग्रीना क्या है, कॉमन इंडियन फ्रॉग, तो ई का जो आंसर है वो क्या हो गया, सेकंड हो गया, तो इस पर हम अभी डबल टिक कर देते हैं। अब देखो डी पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना,
पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, इसके बारे में भी आप पढ़ोगे। ये क्या होता है? कॉकरोच। तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर 218 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 220, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय। टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स किसने दी थी? जूलियन हक्सले ने दी थी। ठीक है, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा कि जो टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स है वो किसने दी थी? जूलियन हक्सले ने दी थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ तक आपके दिमाग में कोई और डाउट नहीं रह गया होगा। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, इतने सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं कि आप लोगों की खूब अच्छे से इस चैप्टर की प्रैक्टिस हो चुकी है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे बाकी सभी चैप्टर्स की भी। तो जब तक आप लोग एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे तो आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे। आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो कहाँ पर परेशान आपको नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। चलिए, तो इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रैरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। देखते हैं। व्हेन रिटन बाय हैंड्स द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन। देखो, यहाँ पर आपको वो चीज़ बतानी है जो कि गलत है। व्हेन रिटन बाय हैंड नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, बात तो ठीक है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, बायोलॉजिकल नेम्स को सभी लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? नहीं, पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसके अंदर ही इसे लिखा जाता है। तो ये वाला आंसर क्या होगा? गलत होगा। फर्स्ट वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम में ये रिप्रेजेंट करता है जीनस नेम, और सेकंड जो है स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी ठीक है। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिकाइज्ड, ये भी ठीक है। तो पहला सही है, तीसरा सही है और फोर्थ सही है। अब ध्यान देना, हमसे पूछा गया था गलत कौन सा है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते उसे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा? रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इस सीरीज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस सीरीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है तो आप इस चैनल को डिसलाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।